हाय, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10। इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो कि है इलेक्ट्रिक करंट। देन फिर हम बात करेंगे सिंबल फॉर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, ठीक है। इनकी नीड्स क्यों है इसको भी हम डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है। फिर हम बात करेंगे सर्किट डायग्राम की, ठीक। देन हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एमसीक्यू कुछ ऐड है। फिर हम ओम्स लॉ को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर जो आपने ओम्स लॉ पढ़ लिया, देन आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपके हर एक क्वेश्चन ओम्स लॉ से रिलेटेड कंप्लीट सॉल्व हो जाएंगे, ठीक। ठीक, तो यहाँ पे हम सब डिटेल में सब कवर करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए भी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है। हर एक चीज़ हम माइन्यूट से लेके एकदम एडवांस लेवल तक कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आप वीडियो में बने रहिए, ठीक। उम्मीद है कि आप अपनी कॉपी और पेन के साथ तैयार होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले यहाँ पे मैंने पिछली वीडियो में जो सेकंड लेक्चर था इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको खुद से करने के लिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैंने भी सॉल्व कराए थे, ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन मैंने आपको खुद से करने को कहा था, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप सब ट्राई किए होंगे, ठीक। नहीं किए, अगर आप कोई नए व्यूअर है तो प्लीज़ आप इसको वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर सॉल्व करिए। नहीं तो हम चलिए खुद से मिल के सॉल्व करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है, इन 10 सेकेंड ए चार्ज ऑफ 25 कूलाम लिविंग ए बैटरी। यहाँ पे जो टाइम हमको दिया गया है वो क्या है, 10 सेकेंड, ठीक है। टाइम है 10 सेकेंड। ए चार्ज ऑफ 25 कूलाम लिविंग ए बैटरी, एक बैटरी है जिससे 25 कूलाम चार्ज फ्लो हो रहा है। तो चार्ज की वैल्यू कितनी दी गई है, 25 कूलाम। देन और क्या है, एंड 200 जूल ऑफ एनर्जी आर डिलीवर्ड टू द आउटसाइड सर्किट एज ए रिजल्ट, ठीक। जिसके कारण जो ये चार्ज मूव हुआ 10 सेकंड तक, इसके कारण जो बाहर वर्क हुआ, ठीक है, जो एनर्जी डिलीवर हुई, वर्क एनर्जी थ्योरी से दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। ये क्लास 9th की चीज़ है। तो यहाँ पे जो वर्क हुआ वो कितना आया, वर्क की वैल्यू 200 जूल, ठीक। तो अब देखते हैं इसमें हमको क्या सॉल्व करने को कहा है। पहले एक सेक्शन में कह रहा है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अकॉर्ड द बैटरी। जो हमने बैटरी को यूज किया है उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, मीन्स उस बैटरी का वोल्टेज कितना है, ठीक है। तो पहले पार्ट के लिए हम जो रिलेशन पढ़े थे इस वीडियो सेकंड लेक्चर में, वो क्या था, वोल्टेज इक्वल टू वर्क अपान में चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू को सिंपली पुट कर देते हैं। वर्क जो दिया गया है वो है 2000 जूल अपान में, ठीक है। चार्ज क्या है, चार्ज है 25 कूलाम, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या, 8, और यूनिट क्या है वोल्टेज की, वोल्ट, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है, तो 8 वोल्ट, ठीक। ये हो गया पहला पार्ट। देन सेकंड पार्ट में कह रहा है व्हाट करंट फ्लो थ्रू दी फ्रॉम द बैटरी, ठीक है। मीन्स उस बैटरी से कितना करंट फ्लो हुआ है इसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या जानते हैं, करंट इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। चार्ज कितना गिवन है, 25 कूलाम। टाइम कितना है, टाइम है 10 सेकेंड, ठीक। तो क्या आ जाएगा 2.5, और यूनिट क्या हम यूज करेंगे, एम्पियर। ऐसा यूनिट क्या होती है करंट की, एम्पियर होती है, ठीक है। ये सब हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, ठीक। तो चलिए अब हम आज के टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट, सॉरी, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है, इसको हम पहले डिफिनीशन देखते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है क्या है, एक कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर, ठीक, एंड अदर रेजिस्टेंस लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब, फैन, ईटीसी। जितने भी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस अलग अलग हम यूज करते हैं नॉर्मल, अगर जो हम अपने हाउस की बात करें तो बल्ब हो गया, फैन हो गया, आयरन हो गया, फ्रीज हो गया, टीवी हो गई, ठीक है, ये सब, ठीक है। स्विच बिटवीन दी टू टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक, along with this एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इज कॉल्ड सर्किट। नॉर्मली उसको सर्किट कहते हैं या फिर हम उसको इलेक्ट्रिक सर्किट भी कह सकते हैं, ठीक है। ये जो कॉम्प्लेक्स सा फिगर आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट का एक एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पे आप सेल देख पा रहे होंगे, सेल है, बल्ब है, ठीक है, उनका उनका नाम भी लिखा हुआ, ठीक है। ये स्विच है एक, ठीक, बल्ब यहाँ पे है, कॉपर वायर है, ठीक है, ये सेल है, ठीक। तो किसका एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रिक सर्किट का, ठीक है। जो अलग अलग इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जुड़े हुए हैं एक कंटिन्यूअस पाथ में जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, उसी को रिप्रेजेंट करना फिगर के फॉर्म में, वही क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, ठीक। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, ठीक। पहले तो हम देखते हैं इसकी नीड क्या है, ठीक है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि अलग अलग सिंबल, अलग अलग चीज़ों के जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं उनके सिंबल क्या होते हैं, ठीक है। इसको हम देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम इनकी नीड्स देखते हैं कि नीड क्या है, ठीक है। जैसे अभी ये जो फिगर आपको दिख रहा है कितना कॉम्प्लेक्स आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक बैटरी हैवी सी बनी हुई है, फिर बल्ब है, स्विच है, ठीक है। तो जिसकी ड्राइंग अच्छी नहीं है या अच्छी भी है तो ये फिगर अगर जो आपको बनाने को दे दिया जाए तो आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा, ज़्यादा ही टाइम लगेगा, ठीक है। तो उस टाइम को रिड्यूस करने के लिए काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी दिख रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक सिंबल्स का यूज़ करते हैं, जिसके कारण ये जो सर्किट है ये बहुत नीट एंड क्लीन, ईजी और कम टाइम कंज्यूम करता है बनने में, ठीक है। बहुत जल्दी ही हम इसको पेपर पे ड्रा कर सकते हैं, ठीक। इसलिए हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वही सिंबल, बल्ब यहाँ पे भी लगा हुआ है, स्विच यहाँ पे भी है, ठीक, सेल यहाँ पे भी है, लेकिन देखिए कितना ईजी लग रहा है ड्रा करने में भी और समझने में भी कितनी आसानी से समझ में आ जा रहा है, ठीक है।
तो इसीलिए हम इलेक्ट्रिक सिंबल्स को पढ़ते हैं। ठीक, तो अब देखते हैं अलग अलग इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के सिंबल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सेल को जो रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक बड़ी साइड होती है, एक छोटी साइड, ठीक, और ये वायर है। ठीक है, ये जो बड़ा साइड जो है इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल होता है सेल का, और ये जो छोटा साइड है नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, एक सेल में दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक, बैटरी क्या है, बैटरी जब हम दो या दो से ज्यादा सेल को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, जब दो या दो से ज्यादा सेल को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो हमको बैटरी मिलती है। ठीक, उसका सिंबल आप यहाँ पे देख सकते हैं। वायर को हम स्ट्रेट लाइन से डिनोट करते हैं। वायर जॉइंट, सपोज कि एक ये वायर जा रहा है और यहाँ से मुझको एक और कनेक्शन लेना है, मीन्स यहाँ पे एक और वायर कनेक्ट करके बाहर निकालना है, तो क्या करेंगे, इसको इस टी शेप की तरह रिप्रेजेंट करेंगे। तो वो जब जहाँ पे वायर जॉइंट होता है वहाँ पे सिंबल ऐसे डिनोट किया जाता है। अगर एक वायर को दूसरा वायर क्रॉस कर रहा है, ठीक है, तो उसको इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक, रेजिस्टेंस को कहीं पे सर्किट में रेजिस्टेंस आ रहा है तो उसको इस तरह से डिनोट करेंगे। ठीक, वेरिएबल रेजिस्टेंस, जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहाँ पे अधिकांश हम वेरिएबल रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि वोल्टेज को हम कंट्रोल कर सकते हैं, किसी भी सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हम रेजिस्टेंस को वेरी करके बहुत आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, या वोल्टेज को भी। ठीक है, इसलिए हम वेरिएबल रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। ठीक, और वेरिएबल रेजिस्टेंस का ही दूसरा नाम है जो कि रियोस्टेट है। ये बहुत, इसको आप नोट करके लिख लीजिए, क्योंकि कई एमसीक्यू में भी आपको ये डायरेक्ट पूछ लेगा कि वेरिएबल रेजिस्टेंस को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बहुत आसानी से, बहुत इजी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, और जिसको पता होता है उसका एक मार्क्स तुरंत कन्फर्म हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट जो सिंबल है वो है एमीटर का। एमीटर क्या है, एक डिवाइस है, इसको हम सेकंड वीडियो में डिस्कस किए थे। एमीटर एक डिवाइस है जो किसी भी ब्रांच में, ठीक है, सर्किट के किसी भी ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है एमीटर। ठीक है, उसका सिंबल ऐसा कुछ है। ठीक है, वोल्ट मीटर क्या है, किसी टर्मिनल के क्रॉस कितना वोल्टेज है, ठीक है, कितना वोल्टेज है इसको मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। गैल्वेनोमीटर, किसी ब्रांच में करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं है, उस ब्रांच में करंट प्रेजेंस है कि नहीं है, इसका उसका प्रेजेंस मेजर करने के लिए या प्रेजेंस देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, गैल्वेनोमीटर का। ठीक है, इन सबके यूज भी हम मैं साथ साथ आपको बताते चल रहा हूँ। ठीक है, जिसको जिसके कारण जिससे आपको ये सब सिंबल्स जो है बहुत आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, इसलिए मैं हर एक का यूज भी बता रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे ओपन की स्विच, जो स्विच होता है आप घर में भी देखते हैं स्विच होता है, ठीक है, उनका सिंबल यहाँ पे बना हुआ है कि हम जब सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो वहाँ पे कैसे हम स्विच के स्थान पे क्या सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, ये ओपन स्विच है, ये क्लोज स्विच है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब और लैंप का भी सिंबल बना ही हुआ है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सर्किट डायग्राम। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम क्या होता है इसको हम समझते हैं। ठीक, अभी देखिए, जो इलेक्ट्रिक सर्किट था, ठीक, वो कितना कॉम्प्लेक्स फिगर ऐसा हमको नॉर्मल दिख रहा था। अगर नॉर्मली हम जो जैसे कंपोनेंट्स होते हैं वैसे अगर हम ड्रा करते कितना कॉम्प्लेक्स बनता, कितना टाइम कंज्यूमिंग होता। लेकिन अगर जो हम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के सिंबल का यूज करके उसी सर्किट डायग्राम को बनाएं, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाएं, तो हमको ये जो डायग्राम मिलेगा ये क्या है, सर्किट डायग्राम। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जैसे जो कंपोनेंट दिखते हैं वैसे ना उसको ड्रा करके उसका जो सिंबल है उसका यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे जो लैंप का सिंबल है वहाँ हमने लैंप का सिंबल यूज किया, यहाँ पे स्विच का सिंबल यूज किया, स्विच को ड्रा ना किया नहीं किया, यहाँ पे सेल का सिंबल यूज कर लिया, सेल को ड्रा नहीं किया। ठीक है, तो ये क्या करता है, हमारे हमको ड्रा करने में आसानी होती है, आसानी होती है। ठीक है, कई तरह से ये यूजफुल है। ठीक है, तो हमेशा हम कैसा किसका यूज करते हैं, सर्किट डायग्राम का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिफिनीशन जो है जो आप अपने बोर्ड या स्कूल पेपर में यूज कर सकते हैं वो क्या है, ए डायग्राम विच इंडिकेट हाउ डिफरेंट कंपोनेंट इन ए सर्किट हैव बीन कनेक्टेड बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिकल सिंबल। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिंबल, उनके जो सिंबल है उसका यूज करेंगे हम ना, फॉर द कंपोनेंट्स। ठीक है, कंपोनेंट्स को ड्रा करने के लिए किसका यूज करेंगे, उनके इलेक्ट्रिकल सिंबल का। ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं, उसी डायग्राम को हम क्या कहते हैं, सर्किट डायग्राम। ठीक, तो अब बारी है कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ठीक है, यहाँ पे कुछ पिछले वीडियो से भी रिलेटेड एमसीक्यू हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर जो आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज आप जाके उसको देखिए। ठीक, अगर देखा है या कहीं और से पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, चलिए तो मिलकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप वीडियो पॉज करके भी खुद इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। ठीक, अगर आपने ट्राई कर लिया है तो चलिए अब खुद हम सब मिलकर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द अदर नेम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को और किस नाम से जाना जाता है, वो है वोल्टेज। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। ठीक, विच स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इसको हम देखते हैं। ठीक, एन एमीटर हैज ए हाई रेजिस्टेंस, एमीटर का हाई रेजिस्टेंस होता है, तो गलत है, एमीटर का बहुत लो रेजिस्टेंस होता है। क्यों होता है, ठीक है, ये हमने सेकंड लेक्चर में देखा था। ठीक है, वोल्टेज है लो रेजिस्टेंस, ये भी गलत है, इसका हाई रेजिस्टेंस होता है। एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, ये तो सही है, एंड वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे केवल सही है, तो डी सही हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन मतलब वन सही था, पहला स्टेटमेंट सही था, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक, विच यूनिट वुड बी यूज टू मेजर करंट, करंट मेजर करने के लिए हम किस यूनिट का यूज करते हैं, एम्पियर का। ठीक, इफ द करंट थ्रू ए वुड लैम्प इज 4 एम्पियर। ठीक है, इसको न्यूमेरिकल है तो यहाँ पे लिख लेते हैं, हमको गिवन क्या है, करंट की वैल्यू क्या है, 5 एम्पियर। ठीक, एंड द चार्ज पासेस इन 10 सेकेंड,
जो यहाँ पे टाइम दिया गया वो क्या है 10 सेकेंड। इफ द करंट थ्रू ए फुल लैंप इज 5 एम्पियर व्हाट चार्ज पासेज इन 10 सेकंड। ठीक है, अगर करंट इतना है तो 10 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो होगा। ठीक है, तो हम जो रिलेशन जानते हैं करंट चार्ज, चार्ज निकालने को बोला ना, और टाइम में क्या है, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक, क्या होता है, जूल पर सेकेंड। तो अगर जो 5 एम्पियर दिया है इसका मतलब क्या है, 5 कुलाम, ओ सॉरी जूल नहीं कुलाम, सॉरी कुलाम। ठीक है, 5 कुलाम पर सेकेंड मीन्स एक सेकेंड में 5 कुलाम चार्ज फ्लो हो रहा है। तो हमसे 10 सेकेंड के लिए पूछा है, तो 10 सेकेंड इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 5 इक्वल टू 50 कुलाम। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद है। ठीक, इफ द अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू ए कंडक्टर, इफ द अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू ए कंडक्टर इन 10 मिनट, टाइम क्या दिया गया है, टाइम है 10 मिनट। ठीक है, और क्या कह रहा है, इज 300 कुलाम, चार्ज कितना है हमको यहाँ पे गिवन है 300 कुलाम। ठीक है, करंट पूछा हुआ है। ठीक है, तो हम जो टाइम की यूनिट यूज करते हैं एसआई यूनिट में सेकंड में यूज करते हैं टाइम को। ठीक है, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके लिए क्या हो जाएगा 10 इंटू 60, तो क्या हो जाएगा 600। ठीक, 600 सेकेंड। अब करंट निकालना है तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 300 अपॉन 600। ठीक, इक्वल टू 0.5 एम्पियर। 0.5 कौन सा है, सी है। ठीक है, उम्मीद है कि आप सबका भी यही आया होगा आंसर। ठीक, नहीं आया तो आप देख लीजिए कैसे सॉल्व किया गया। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक इज ओम्स लॉ। ठीक है, तो ओम्स लॉ जो है हमको रिलेशन देता है बिटवीन करंट, किसी एक कंडक्टर में, एक जो कंडक्टर है इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है आई, और इस कंडक्टर के अक्रॉस जो हमने वोल्टेज अप्लाई किया है, ठीक है, इसके बिटवीन, इन दोनों के बीच में हमको एक रिलेशन प्रोवाइड करता है ओम्स लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी है, इट गिव अस रिलेशन बिटवीन करंट थ्रू ए कंडक्टर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। ठीक है, कोई कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है और उस कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके बीच में एक रिलेशन देता है। ठीक है, जिससे हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सके वो। ठीक है, तो ओम्स लॉ है क्या, उसका स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट है। ठीक है, इसको आप अपने स्कूल या बोर्ड में इस स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं जब भी ओम्स लॉ की डिफिनेशन लिखने गई को आए। ठीक है, at constant temperature the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across it। ठीक है, इस क्या कह रहा है स्टेटमेंट कि ये जो कंडक्टर है, सपोज ये कोई ये कंडक्टर है हमारे पास, इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो होगा आई, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो इसके अक्रॉस हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे। इस कंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज अप्लाई करेंगे इसके टर्मिनल पे, ठीक है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, करंट। करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो वोल्टेज हमने अप्लाई किया है। ठीक है, इसी को हम, और टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर अगर वेरी करता है तो उसके साथ जो है रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस अभी हम आगे देखने वाले हैं, वो चेंज होता है, जिससे क्या है करंट के वैल्यू में भी चेंज आ जाएगा। ठीक है, अगर लेकिन अगर करंट कांस्टेंट टेम्परेचर है तो वहाँ पे करंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक, तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं कि जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट के। फिर यहाँ पे हम प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए यहाँ पे एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे जो कि है आर। ठीक है, सिंबल आर है, और इसी आर को कहा जाता है रेजिस्टेंस। जिस कंडक्टर की बात कर रहे हैं उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या है, वही आर है। ठीक है, आर इज क्या है, आर इज कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, यहाँ से हमको एक रिलेशन मिला जो कि है V इक्वल टू आई है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में इससे लग जाएंगे। ठीक है, जो भी जब भी आपको ऐसा आएगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये आपको हमेशा याद होना चाहिए। ठीक है, ओम्स लॉ और ये स्टेटमेंट। ठीक है, और मैक्सिमम चांस होता है कि ये आपके पेपर में आ जाए ऐसा डिफिनेशन लिखने को ओम्स लॉ को और ये ड्राइव करने को। ठीक, यहाँ पे मैंने एक नोट में इंट्रोड्यूस किया है जो कि क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टेंस है आर, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू जो है डिपेंड करती है कि कौन सा मटेरियल है, डिपेंड ऑन द मटेरियल लेंथ। ठीक है, उस कंडक्टर का लेंथ क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, और टेम्परेचर, जैसा कि मैंने बोला पहले ही कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो ये रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू डिपेंड करती है। इसको हम और आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको इतना पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करती है किस पे, नेचर ऑफ मटेरियल की, किस चीज़ का है। जैसे मेटल का वायर की बात करें तो कई चीज़ का आता है, कॉपर, एल्युमिनियम। ठीक है, तो किस चीज़, किस मटेरियल का बना हुआ है वो कंडक्टर, इस पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। और वो उसकी लेंथ क्या है, ठीक है, वायर की लेंथ क्या है, इस पे भी डिपेंड करेगा। वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ठीक, टेम्परेचर कितना है जब आप उस कंडक्टर को यूज कर रहे हैं जहाँ पे, वहाँ का टेम्परेचर कितना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक नोट करने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू ना तो वोल्टेज पे डिपेंड करती है ना ही करंट पे। ऐसा नहीं है कि मैं वोल्टेज चेंज करूंगा तो करंट, रेजिस्टेंस चेंज होगा, वोल्टेज चेंज करूंगा तो करंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, वोल्टेज इंक्रीज होगा, करंट इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। रेजिस्टेंस तभी चेंज हो सकता है जब या तो हम मटेरियल चेंज करें, या उस कंडक्टर की लेंथ चेंज कर दें, या एरिया चेंज कर दें, या टेम्परेचर चेंज कर दें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, नेक्स्ट है
यहाँ पे मैंने लिखा ये कि करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के, और करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। अगर हम वोल्टेज को क्या करें, कांस्टेंट कर दें। हमने क्या पढ़ा, V इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, I इक्वल टू V बाई आर, ठीक। अगर जो वोल्टेज कांस्टेंट है तो यहाँ से हमको मिलता है I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक। समझ में आ रहा है? इसका मतलब कि अगर I चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ R, अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो I की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, रेजिस्टेंस पे, ठीक। सपोज ये एक मेरे पास सर्किट है, ये बैटरी, ठीक। यहाँ पे हम रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। एक का रेजिस्टेंस R1 है, एक का रेजिस्टेंस R2 है, एक दूसरा रेजिस्टेंस है, ठीक। अभी हम R1 लगाए हुए हैं, ठीक, और वोल्टेज क्या है, V ही है। तो जो I की वैल्यू अभी होगी इस टाइम पे R1 जब लगा हुआ है तो क्या होगा, V बाई R1, ठीक। और जब हम R1 यहाँ से हटा के यहाँ पे R2 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, I2 की वैल्यू, आई तुरंत चेंज हो जाएगा, I1 जो है वो I2 बन जाएगा, क्या हो जाएगा, V बाई I2, ठीक है। तो रेजिस्टेंस पे केवल करंट की वैल्यू डिपेंड करेगी, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज क्या है, कॉन्स्टेंट है, ठीक। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, हेंस वी कैन से दैट वैल्यू ऑफ I डिपेंड ऑन टू थिंग। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो करंट की वैल्यू है वो दो चीज पे डिपेंड करती है। पहला, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, मींस वैल्यू ऑफ V वोल्टेज की, ठीक। दूसरा, वो जो कंडक्टर हम यूज कर रहे हैं उसका रेजिस्टेंस कितना है, इस चीज पे भी डिपेंड करेगी करंट की वैल्यू की, उस कंडक्टर में करंट कितना फ्लो होगा, ठीक है, कितना एम्पियर। नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, ठीक है। कोई कंडक्टर है इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, इसे देखिए हम इसको इस तरह से, इसका सिंबल भी है, ठीक है। जो करंट इसमें फ्लो होगा, करंट आई सपोज फ्लो हो रहा है, तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि वो उसको अपोज करेगा। इसको मैं यहाँ पे आपको अच्छे से समझाता हूँ, ठीक। सपोज ये क्या है, एक मेटल वायर है, ठीक है। इसमें एटम भी होंगे, ये रेड वाले क्या है, एटम्स है, ठीक। फिर येलो कलर से क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। ये फ्री फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तभी करंट क्या होता है, वायर में कंडक्ट होता है, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया है लेक्चर 2 में, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज जाके उसको देखिए, ठीक। तो ये होगा क्या, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, ठीक, तो ये जो एटम्स इसके पाथ में आएंगे, इसके रास्ते में, इनसे कोलाइड भी करेगा, ठीक है। मींस एटम यहाँ पे इसको अपोज करेगा मूव करने के लिए, इलेक्ट्रॉन इधर मूव होना चाहेगा, पर यहाँ पे एटम भी तो है, तो इसके पाथ में आएगा तो इसको अपोज नहीं करेगा, ठीक है। तो इसी वजह से उस कंडक्टर में क्या होता है, रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है ना। तो इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है रेजिस्टेंस। इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू अपोज, एक कंडक्टर जो अपोज कर रहा है इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने को, उसी को क्या कहा गया है, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या है, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, R इक्वल टू V बाई आई, ठीक। ये कहाँ से आया, ओम ला से, V इक्वल टू आई आर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक। तो यहाँ पे मैंने रजिस्टर, ठीक, यहाँ पे देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है, रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं ओम्स में, ठीक है। जैसे करंट को एम्पियर में, वोल्टेज को वोल्ट में, उसी तरह रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं हम ओम्स में, ठीक है। और ओम्स का सिंबल क्या है, ओमेगा है, ओमेगा को ऐसे डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो आप हमेशा यही देखने को आपको मिलेगा, ओमेगा ओम ऐसे लिखा रहेगा, ठीक। यहाँ पे मैंने एक नोट ऐड किया जो कि क्या कह रहा है कि एज भी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर द रेजिस्टेंस इंक्रीज। जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ठीक है, जैसे सपोज यही कंडक्टर था, इसका हम टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज किए, ठीक, उसी वक्त क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, इसको हम समझते हैं, ठीक। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे डेवलप क्यों हो रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था और उसके पाथ में एटम आ जा रहा था, ठीक है। उससे कोलाइड हो रहा था और वो आसानी से मूव नहीं कर पा रहा था, इसलिए वहाँ पे रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा था, ठीक है। और जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी को गेन करेगा, टेम्परेचर को, हीट को, ठीक है। उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है इंक्रीज हो जाएगी, मीन्स वो और फास्ट मूव करने लगेगा, और फास्ट मूव करने लगेगा, मीन्स उसकी वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रॉन की, फ्री इलेक्ट्रॉन की, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो आप कहेंगे अरे जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगी मीन्स वो और तेज मूव कर रहा है, इसका मतलब उसमें करंट और ज्यादा डेवलप हो गया, मीन्स रेजिस्टेंस कम हो गया, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जब वो और तेज मूव करेगा तो जो ये एटम्स हैं, ठीक, उनसे और जल्दी जल्दी वो कोलाइड करने, कोलिजन जो है उसका क्या है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। नंबर ऑफ कोलिजन अभी जो एक सेकंड में 2-3 एटम से कर रहा था, या सपोज 2-3 एटम से कर रहा था, तो अभी वो एक सेकंड में जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किए वो 10-20 एटम से करने लगेगा, ठीक है। तो इस वजह से उसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। वेलोसिटी जो इंक्रीज की उसकी अपेक्षा में जो कोलिजन हो रहा था एटम और फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो ज्यादा तेजी से इंक्रीज करता है कंडक्टर के केस में, ठीक है। इसलिए जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज कर जाती है, ठीक। नोट्स जो मैंने ऐड किया है ये है कि द करंट फ्लो ओनली ऑन द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर, ठीक। ये सपोज ये कंडक्टर है हमारे पास, तो जो करंट इसमें फ्लो होगा, ऐसा नहीं है कि इसके बीच में फ्लो होगा, ये केवल ये जो आउटर सरफेस है, ठीक है, ये आउटर सरफेस जो है इस पे केवल करंट फ्लो होता है, मींस इसी पे इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, अंदर के इलेक्ट्रॉन नहीं फ्लो होंगे, ठीक। तो इसी वजह से जो हम अपने घर में वायर यूज करते हैं, ठीक है, वो कोई एक ऐसा नहीं कि पूरा सिलेंडर की तरह वायर यूज कर रहे हैं, एक मोटा वायर, ठीक है। हम क्या करते हैं, कुछ फाइन फाइन वायर का ऐसा कलेक्शन यूज करते हैं, ठीक है। एक छोटे छोटे ऐसे फाइन तार होते हैं, ठीक, और उसके ऊपर प्लास्टिक
से कवर होता है, ठीक है? इसको हम यूज़ करते हैं, ना कि हम पूरा एक ऐसा रॉड की तरह यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम उसको फाइन वायर की तरह यूज़ करते हैं, तो इसमें क्या है, सरफेस एरिया जो है, वो इंक्रीज़ कर जाता है और हम जान रहे हैं कि जो करंट है, वो केवल सरफेस पे फ्लो कर रहा है। मीन्स अगर जो उसको सरफेस ज़्यादा मिलेगा, इसका मतलब वो करंट वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा फ्लो होगा। करंट करंट भी इंक्रीज़ करेगा जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज़ करेगा, ठीक है? तो इसी तरह इसी वजह से जो अब आप अपने घरों में तार देखते होंगे, वो ऐसे सिलेंडर पूरा एक एक वायर ना होके वो कलेक्शन ऑफ वायर होता है, छोटे-छोटे वायर होते हैं। क्योंकि वहाँ पे सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाए, जिससे हमको मैक्सिमम करंट मिल सके, ठीक है? मैक्सिमम करंट मीन्स वहाँ पे रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है? ठीक, अब यहाँ पे आ गया कि ग्राफ, ये भी कभी-कभी आपको स्कूल में पूछा जा सकता है कि आप ग्राफ ड्रा करिए बिटवीन वोल्टेज और करंट, ठीक है? कोई कंडक्टर है, इसके क्रॉस जो हमने वोल्टेज दिया V और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा I, ठीक है? इसका रेजिस्टेंस R है, ठीक है? तो इसके बीच में ग्राफ ड्रा करने को भी आपको आ सकता है, ठीक है? तो ये आपको आना चाहिए। तो ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं, ठीक? तो पहले हम 2 एक्सिस ड्रा कर लेते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ठीक? एक पे क्या वोल्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं, एक पे करंट को, ठीक है? क्योंकि हमको वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ ड्रा करना है, ठीक? तो हमने पढ़ा है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के, ओम्स लॉ से, ठीक? यहाँ से हमको मिलता है V इक्वल टू आई आर, मीन्स V बाई आई इक्वल टू आर, ठीक? तो इसके कारण हम जान रहे हैं कि वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, ना? इसका मतलब जैसे-जैसे हम वोल्टेज इंक्रीज़ करेंगे, करंट की भी वैल्यू क्या है, इंक्रीज़ करती रहेगी। लेकिन इन दोनों का रेशियो जो है वोल्टेज और करंट का किसी भी पॉइंट पे क्या होगा, सेम होगा और सेम किसके होगा, रेजिस्टेंस के होगा, ठीक? तो यहाँ पे हमको हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, ठीक है? हमेशा हमको कैसी लाइन मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक? स्ट्रेट लाइन मिलेगा। एक कुछ यहाँ से आई के साथ कुछ एंगल भी बनाएगा, थीटा, ठीक? तो यहाँ पे जो टैन थीटा होगा, टैन थीटा वही क्या होगा, वैल्यू होगी रेजिस्टेंस की, ठीक? या इसी टैन थीटा को क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। तो जो स्लोप होगा वही इक्वल होगा रेजिस्टेंस के, ठीक है? इस लाइन का जो स्लोप है, इस ब्लू लाइन का, वही क्या है, रेजिस्टेंस के इक्वल है, ठीक? कोई भी पॉइंट लें, सपोज ये पॉइंट हम लेते हैं, यहाँ पे हमको V1 है, ये V2 है, मतलब ये I1 है और ये V1 है, ठीक? तो यहाँ पे V1 अपॉन I1 जो मिलेगा वो इक्वल होगा, और यहाँ पे ये V2 है, ये I2 है, ठीक है? इक्वल होगा V2 बाई I2 के, और यही सब इक्वल होंगे रेजिस्टेंस के। रेजिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट होता है, इसीलिए इनका रेशियो क्या होगा, रेजिस्टेंस के इक्वल आएगा। इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप हम जो लैब में अगर जो इसको करने जाएँ इस एक्सपेरिमेंट को, तो वहाँ पे जो सेटअप बनेगा, मीन्स उसका जो सर्किट डायग्राम बनेगा, वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक? यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए, कोई इस तरह से होता है, ठीक है? यहाँ पे करंट आई फ्लो करेगा, ठीक? एम्पीयर, यहाँ पे हमने एमीटर का इंट्रोड्यूस किया है, जिससे हम यहाँ पे करंट मेजर कर सके, ठीक है? अलग अलग करंट की वैल्यू मिलेगी अलग अलग वोल्टेज पे, ठीक? ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या है, ये वोल्ट मीटर लगाएं कि रेजिस्टेंस के क्रॉस क्या हम मेजर कर सकें, वोल्टेज जो है उसको मेजर कर सकें, ठीक है? तो जैसे हम बैटरी यहाँ पे, बैटरी का वोल्टेज चेंज करते रहेंगे, उसी हिसाब से करंट भी चेंज होता रहेगा, ठीक है? तो हम एक टेबल बनाएंगे, एक वोल्टेज का, एक करंट का, ठीक है? यहाँ पे हम रीडिंग नोट कर लेते हैं, ठीक है? कि किस वोल्टेज की वैल्यू पे कितना करंट हमको मिल रहा था सर्किट में, ठीक है? फिर उसको हम उस पॉइंट को ऐसे ड्रा करेंगे, वा एक वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे वोल्टेज ले लेंगे, एक्स एक्सिस पे करंट को ले लेंगे, ठीक है? फिर इसको एक्स वाई कोऑर्डिनेट और इसको एक्स कोऑर्डिनेट मांग के हर एक पॉइंट को ग्राफ पे ड्रा करेंगे। फिर जब उन ग्राफ को उस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, तो हमको एक हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है? वही मैंने यहाँ पे पहले ग्राफ बना दिया, ठीक है? तो ये जो ग्राफ बना है, इसका स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा वही रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, टेन थीटा जो होगा वही रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन भी ऐड किया है, इसका आप इसको आप पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? उम्मीद है आप खुद से ट्राई किए होंगे, अगर नहीं किए तो चलिए अब खुद मिल के सॉल्व किया जाता है इन सबको, ठीक? तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, टेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस इज 6 वोल्ट, ठीक है? यहाँ पे हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है 3 ओम, वोल्टेज दिया गया है 6 वोल्ट, और कहा है कि रेजिस्टेंस में करंट, द करंट फ्लोइंग इन द रेजिस्टेंस विल बी, करंट कितना होगा, ठीक है? तो जो ओम्स लॉ से हमको जो रिलेशन पता क्या है, V इक्वल टू आई आर, ठीक है? तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, वोल्टेज कितना है, 6 है, करंट निकालना है, रेजिस्टेंस 3 दिया गया है, ठीक है? यहाँ से हमको आई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 6/2, 6/3 सॉरी, तो ये हो जाएगा 2 एम्पियर, ठीक? तो आंसर है 2 एम्पियर, सी ऑप्शन, ठीक? सेवंथ क्वेश्चन है, ए कार हेड लाइट बल्ब वर्किंग ऑन ए 12 वोल्ट कार बैटरी ड्राई करंट ऑफ इतना द रेजिस्टेंस ऑफ लाइट बल्ब, ठीक है? यहाँ पे हमको वोल्टेज दिया हुआ है और करंट दिया हुआ है, हमसे रेजिस्टेंस पूछा है, ठीक है? तो रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, वोल्ट बाई वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस अपन करंट, ठीक है? पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया गया है, 12 दिया गया है, और ये कितना है, 0.5, तो इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 24 ओम, ठीक है? ओमेगा और सिंबल होता है ओम ऐसे, ठीक है? तो क्या होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। फिर क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम,
ठीक है, एक कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 25 ओम है। व्हेन इट्स इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज कनेक्टेड टू ए 230, ठीक है, 230 वोल्ट सप्लाई लाइन, द करंट पासिंग थ्रू इट विल बी, ठीक है। एक क्वेश्चन कह रहा है क्या कि वोल्टेज कितना है 230 वोल्ट है, ठीक है, रेजिस्टेंस है 25 वोल्ट, ठीक। तो यहाँ से हमको करंट की वैल्यू निकालने को कहा है, तो क्या होगा वी बाई आर, तो वैल्यू पुट कर देते हैं 230/25। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको करंट मिलेगा 9.2 एम्पियर, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही है, ठीक। नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन ए 4 ohm resistance is connected across a terminal of 12 volt battery, the number of coulomb passing through per second, ठीक है। तो यहाँ से हम पहले करंट निकाल लेते हैं, आई इक्वल टू क्या होता है वी बाई आर, वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 12/4 इक्वल टू 3 एम्पियर, ठीक है। करंट की वैल्यू हमको 3 एम्पियर मिली, तो 3 एम्पियर को हम क्या लिख सकते हैं 3 कूलाम पर सेकंड, मीन्स एक सेकंड में 3 कूलाम, ठीक। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा 3, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ओम्स लॉ गिव अस रिलेशन बिटवीन, ओम्स लॉ हमको किसके बीच में रिलेशन देता है वोल्टेज और करंट के बीच में, ठीक है। पहला स्टेटमेंट था जब हम ओम्स लॉ भी पढ़ रहे थे पीछे, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी सही है, करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, ठीक। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज यूनिट, ठीक। 12th क्वेश्चन क्या है, द सब्सटेंस हैविंग इनफाइनाइट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड, ठीक। और कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, मींस उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, ठीक है। तो क्या होता है इंसुलेटर, इंसुलेटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, इंसुलेटर की रेजिस्टेंस कितना होता है इनफाइनाइट, ठीक। कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम कांस्टेंट रखते हैं, यहाँ पे क्या है वोल्टेज कांस्टेंट है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट डबल, ठीक। किसी सर्किट में एक रेजिस्टेंस है जो पहले आर था उसको हमने 2R कर दिया, डबल कर दिया, तो उसके करंट में कितना चेंज आएगा, ठीक है। तो इनिशियली क्या था वी बाई आर था, ठीक। अभी हमने क्या कर दिया जब डबल किया तो हमको कुछ आई डैश मिलेगा, आई डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा वी बाई 2R, वी बाई आर इसकी वैल्यू क्या है हमको आई पता है, तो क्या हो जाएगा आई बाई 2, इसका मतलब करंट जो है वो हाफ हो गया, ठीक है। तो करंट हाफ हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 13 का ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक। लास्ट एमसीक्यू जो है इसको हम सॉल्व करते हैं, ये क्या कह रहा है, कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, इसमें भी वोल्टेज क्या है कांस्टेंट है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट इज हाफ, ठीक है, द करंट विल बी, ठीक। इसमें क्या है वोल्टेज, पहले वोल्टेज कांस्टेंट है तो भी है, इनिशियली रेजिस्टेंस आर था, ठीक है, फिर हमने रेजिस्टेंस को आर बाई 2 कर दिया, ठीक है। तो मान लेते हैं इनिशियली जो करंट था आई था, तो आई कितना हो जाएगा आई इक्वल टू वी बाई आर ओम्स लॉ से, ठीक है। फिर कह रहा है रेजिस्टेंस हाफ कर दिया तो आई डैश जो हमको मिलेगा, इधर सॉल्व करते हैं इसको, आई डैश जो मिलेगा वो मिल जाएगा वी बाई आर बाई 2, तो हो जाएगा 2 वी बाई आर, वी बाई आर की वैल्यू आई पता ही है, तो क्या हो जाएगा 2 आई, ठीक है। 2 आई मीन्स दो गुना, जो पहले करंट था आई तो उसका दो गुना इस बार फ्लो होगा जब हम रेजिस्टेंस को हाफ कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। उम्मीद है आपकी मैक्सिमम एमसीक्यू सही हुए होंगे, नहीं तो आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि कैसे सॉल्व करना है इन सबको, ठीक है। अगर नहीं आया तो आप दोबारा वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन क्या है, एंड इलेक्ट्रिक रूम हीटर ड्रा ए करंट ऑफ 2.4 एम्पियर, यहाँ पे हमको करंट की वैल्यू दी गई है, जो हमको गिवन होता है उसको हम पहले लिख लेते हैं जिससे क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे करंट दिया गया है 2.4 एम्पियर, ठीक। फ्रॉम ए 120 वोल्ट सप्लाई लाइन, वोल्टेज दिया गया है 120 वोल्ट, ठीक। व्हाट करंट विल दिस रूम हीटर ड्रा व्हेन द वोल्टेज व्हेन द कनेक्ट व्हेन कनेक्टेड टू 240 वोल्ट सप्लाई लाइन, अगर जो हम वोल्टेज को क्या कर दें 240 कर दें, ठीक, वोल्ट कर दें, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है, ठीक। यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे ओम्स लॉ, क्योंकि हमको आई और भी के लिए सॉल्व करना है, तो ओम्स लॉ हमको रिलेशन देता है वी और आई के टाइम में, ठीक है। तो उसको हम लिख लेते हैं वी इक्वल टू आई आर, ठीक है। और जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक हीटर हम यूज कर रहे हैं उसका रेजिस्टेंस तो चेंज होगा नहीं, वोल्टेज चेंज करें करंट चेंज करें, ठीक है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, यहाँ पे हमने पीछे पढ़ाया भी था आपको कि जो रेजिस्टेंस है किसी भी कंडक्टर का, ये डिपेंड करता है कि किस मटेरियल का वो सब्सटेंस बना हुआ है कंडक्टर, लेंथ क्या है, वो एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, टेम्परेचर क्या है ना, ना कि वो डिपेंड करता है वोल्टेज करंट पे, वोल्टेज करंट से रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या है कांस्टेंट है, ठीक, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, उसको मान लेते हैं कि लेट जो रेजिस्टेंस है रूम हीटर का वो क्या है आर है, ठीक। तो पहले के लिए जब हम ओम्स लॉ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे वी इक्वल टू आई आर, तो यहाँ से आर इक्वल टू हो जाएगा वी बाई आई, ठीक है। तो वैल्यू पुट करेंगे तो आर इक्वल टू क्या मिलेगा 120 बाई 2.4, तो ये हो जाएगा 1200 अपॉन 24, ये हो जाएगा 250 ओम रजिस्टेंस आ गया, यहाँ से हमने रजिस्टेंस निकाल लिया, अब हम करंट निकाल सकते हैं, दोबारा से ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, ठीक। वी इक्वल टू आई आर, यहाँ पे वोल्टेज गिवन है 240, करंट निकालना है, रजिस्टेंस पता चल गया है 50, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 240 बाई में 50, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4.8
एम्पियर। करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर, तो एम्पियर यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। फिर दूसरे लेक्चर, फोर्थ लेक्चर जो है उसमें हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, किस तरह से डिफाइन करता है, क्या रिलेशन आता है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करिएगा, नहीं तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, जय हिंद, जय भारत।